हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर पे। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 3 ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। सबसे पहले आपको 3 पिक्चर्स दी हुई हैं, जिसमें पहले में आपको दिख सकता है कि सनी डे है एंड ये लोग उस बारे में बात कर रहे हैं। सेकंड जो पिक्चर है आपको दिख सकता है बहुत गर्मी है, हॉट वेदर है इस जगह का। थर्ड पिक्चर में आपको दिख सकता है कोल्ड वेदर है इस जगह का। नाउ कमिंग टू ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, generally we keep talking about the weather conditions. We can identify the weather condition through the conservation above. We experience the dampness or dryness in the air throughout the year. The changes occurring in the weather condition in desert area, coastal areas and mountainous areas is evident from the figure. तो जनरली हम क्या देखते हैं कि हमारे किसी भी कंट्री में या कहीं भी आप जाओ, हर जगह अलग अलग वेदर रहता है, हर जगह अलग अलग मौसम रहता है। और ये जो कंडीशन है अलग अलग मौसम की, ये ऊपर जो पिक्चर दिया हुआ उससे हमें समझ में आ सकता है। कहीं पे हमें दिख रहा है बहुत गर्मी है, कहीं पे हमें दिख रहा है बहुत ज़्यादा ठंडी है। और ये जो चेंजेस होते हैं ये हमें ऊपर जो पिक्चर दिया हुआ है उससे थोड़ा बहुत समझ में आ सकता है कि जैसे डेज़र्ट एरिया है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सनी डे है और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। कोस्टल एरिया में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। माउंटेन एरिया में बहुत ज़्यादा ठंडी है, वहाँ स्नो से सब खेल रहे हैं। Rajasthan lies in a region with dry and hot air. There is hardly any moisture in the air. People wear loose cotton clothes. अब राजस्थान एक डेजर्ट एरिया है और यहाँ पे बहुत ही ड्राई और हॉट एयर होता है। यहाँ पे हवा में बिल्कुल भी पानी नहीं होता, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होता और यहाँ के लोग लूज कॉटन के कपड़े पहनते हैं। Kashmir Valley lies in a region with cold and dry air. Moisture is minimal in the air. People cover themselves with warm clothes. अब जैसे कश्मीर की बात कर ले तो कश्मीर की जो हवा होती है वो ठंडी और ड्राई होती है। यहाँ पे भी हवा में मॉइस्चर बहुत कम होता है और लोग अपने आप को गर्म कपड़ों से ढकते हैं। इन मुंबई द एयर इज़ हॉट एंड ह्यूमिड. There, the proportion of moisture is very high in the air. In addition, if dark clouds over the sky, the content of moisture in the air increases. अब जैसे मुंबई जैसी जगह है, यहाँ की हवा बहुत गर्म और ह्यूमिड होती है। यहाँ के हवा में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है और हम ये देखते हैं कि स्काई को डार्क क्लाउड्स बहुत बार ढके रहते हैं और जिसके कारण हवा का जो मॉइस्चर है वो हमेशा इंक्रीज होता रहता है। इन द अबव डिस्कशन द वर्ड्स हॉट, moist, cool, etc. show the condition of the air. They relate to the content of the moisture in the air. Moisture in the air is invisible, but it is the major component of air which is taken into consideration while discussing the weather of any place. For precipitation to occur in any place, presence of moisture in the air is very important. तो हमने ऊपर कुछ वर्ड्स बहुत बार सुने, हॉट सुना, मॉइस्ट सुना, कूल सुना और इससे हमें समझ आया कि किसी भी जगह का जो एयर है वो कैसा है। अब क्या है कि किसी भी जगह की एयर में बहुत ज़रूरी है कि उसमें मॉइस्चर हो और एयर में जो मॉइस्चर होता है वो दिखता नहीं है, इनविजिबल होता है, लेकिन होना बहुत ज़रूरी होता है। ये एयर का मेजर कंपोनेंट होता है और किसी जगह में भी कैसा मौसम होगा ये एयर ही डिसाइड करता है। एयर का मॉइस्चर ही डिसाइड करता है कि किसी जगह में कैसा मौसम होगा और प्रेसिपिटेशन के लिए भी ये ज़रूरी है कि एयर में मॉइस्चर हो। नाउ कमिंग टू इवापोरेशन. Evaporation is the process of converting water into steam or water vapor. Because of the sun's heat, the water on the earth gets converted into water vapor. तो evaporation के बारे में आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, साइंस में भी पढ़ा होगा। evaporation क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जहाँ पे पानी को वाटर वेपर या स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है। क्या जाता है, एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें वाटर स्टीम या वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा धूप की गर्मी के कारण होता है कि अर्थ का जो पानी है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ऊपर जाने लगता है। मतलब इस तरीके से सपोज़ कोई लेक है
एंड यहाँ सन है, सन की रेज आ रही है जिसके कारण से पानी इस तरीके से इवापोरेट हो रहा है, इस तरीके से वाटर वेपर बन रहा है एंड ऊपर जा रहा है। ऊपर जाके ये क्या करता है, ऊपर जाके ये क्लाउड्स का फॉर्म ले लेता है। इफ़ the process of evaporation is dependent on the dryness, temperature and the speed of the wind. अब किस जगह में कैसा evaporation होगा वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वहाँ की हवा कितनी ड्राई है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, उस हवा का स्पीड कैसा है. If the air is dry and hot, the rate of evaporation increases. The process of evaporation continues even if in dry and cold air. On the other hand, evaporation occurs very slowly in moist air. If the velocity and temperature of the air is high, then evaporation occurs rapidly. तो अब आपको ये समझाया गया है कि अलग अलग जगह एयर के कारण कैसे अलग अलग इवापोरेशन होता है. जैसे ऐसी जगह हैं जहाँ पे एयर बहुत ज़्यादा ड्राई है, मतलब मॉइस्चर नहीं है उस एयर में और बहुत ज़्यादा गर्म है, वहाँ बहुत ज़्यादा इवापोरेशन होता है. और ऐसी जगहें जहाँ पे अगेन हवा बहुत ड्राई है, मॉइस्चर नहीं है और बहुत ठंडी है, वहाँ भी इवापोरेशन चलता रहता है. दूसरी तरफ ऐसी जगहें जहाँ पे मॉइस्ट एयर है, मतलब जहाँ की हवा में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, वहाँ पे इवापोरेशन बहुत ही स्लो हो जाता है. और ऐसी जगहें जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है, एयर का टेम्परेचर ज़्यादा है और ज़्यादा वेलोसिटी है, ऐसी जगह में इवापोरेशन बहुत ही अच्छे से होता है. इफ़ द विंड इज़ ब्लोइंग स्लोली एंड एयर इज़ कूलर देन इवापोरेशन अकर स्लोली. अब ऐसी जगहें जहाँ पे हवा की स्पीड बहुत स्लो है और हवा बहुत ठंडी है, ऐसी जगह में इवापोरेशन भी स्लो हो जाता है. तो आपको दो चीज़ें यहाँ समझाई गई. ये समझाया गया कि अगर हवा बहुत गर्म है और हवा की स्पीड ज़्यादा है तो उस जगह में इवापोरेशन ज़्यादा होगा, लेकिन हवा की स्पीड अगर कम है और हवा बहुत ठंडी है तो उस जगह में इवापोरेशन बहुत स्लो होगा. Humidity in the air. The proportion of water vapor in the air is called its humidity. The dryness or dampness of the air depends on the proportion of water vapor. तो एयर में जितना वाटर वेपर होता है, जितनी पानी की बूंदें होती हैं, हम कह सकते हैं गैशियस फॉर्म में वाटर होता है. तो किसी भी पानी में जितना भी वाटर वेपर होगा, जितना भी उसका प्रपोर्शन होगा, हम उसे कहेंगे वो उसकी ह्यूमिडिटी है. किसी भी एयर की ड्राइनेस, या हम कह सकते हैं कि कितना ज़्यादा वो ड्राई है या कितना ज़्यादा वो मॉइस्ट है, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उसमें वाटर वेपर कितना है. Air can hold moisture in specific quantity at specific temperature only. As air cools down, its moisture holding capacity reduces. This implies that warmer air can hold more moisture than cold air. अब एयर की एक कैपेसिटी होती है कि एयर इतना ही मॉइस्चर होल्ड कर सकता है किसी भी टेम्परेचर में, मतलब कोई भी पर्टिकुलर जो टेम्परेचर है उसमें एयर में इतना ही मॉइस्चर रहेगा. अब एयर जैसे 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 ठंडा होते जाता है वैसे वैसे उसकी जो मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी है वो कम होती जाती है. इसका मतलब है जब एयर धीरे धीरे ठंडा होता है तो उसमें जो मॉइस्चर होता है वो कम होते जाता है. अब ये चीज़ सिंपल वे में भी समझ सकते हैं कि जब एयर ठंडा होगा तो वाटर वेपर का फॉर्मेशन भी कम होगा, स्टीम का फॉर्मेशन भी कम होगा, क्योंकि जो ठंडा एयर होगा वहाँ पे इवापोरेशन नहीं हो पाएगा. लेकिन एयर जब गर्म होता है तो उसमें ज़्यादा इवापोरेशन होता है और उसमें ज़्यादा स्टीम का या वाटर वेपर का फॉर्मेशन होता है. इससे हम ये समझ सकते हैं कि एयर जितना ज़्यादा गर्म होगा उसमें उतना ज़्यादा मॉइस्चर होगा और एयर जितना ज़्यादा ठंडा होगा उसमें उतना कम मॉइस्चर होगा. At a certain temperature, the moisture holding capacity of air becomes equal to proportion of moisture present in it. This condition of the air is called saturation of the air. किसी भी certain टेम्परेचर में ये होता है कि एयर की जो मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी है वो इक्वल है टू द प्रपोर्शन ऑफ मॉइस्चर. मतलब एक्चुअली जितना मॉइस्चर हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उतनी ही एयर
की कैपेसिटी है होल्ड करने की, मतलब जितना मॉइस्चर प्रेजेंट है उतना मॉइस्चर एयर में ही प्रेजेंट है, और इस कंडीशन, एयर की इस कंडीशन को कहा जाता है सैचुरेशन ऑफ द एयर. Let's suppose that the air is like the piece of sponge. How many spoons of water does the sponge absorb? After the sponge is full of water, drops of water start trickling out. One can tell the number of spoons of water required to make the water trickle down the sponge by observation. This implies that the water holding capacity of the sponge is fulfilled, thus make it सैचुरेटेड. तो ऊपर जो एक्टिविटी दी हुई है मैं उस पर पर्टिकुलरली नहीं गई, इसलिए नहीं गई कि मैं आपको ये जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन से ही वो एक्सप्लेन कर दूंगी. सपोज आपने एक स्पॉन्ज लिया है एंड उस स्पॉन्ज पे आप क्या कर रहे हो, पानी डाल रहे हो, ड्रॉप्स ऑफ वाटर आप उस पर धीरे धीरे करके डाल रहे हो. एक समय तक उस स्पॉन्ज से वाटर लीक नहीं करेगा, लेकिन एक टाइम के बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि उस स्पॉन्ज से वाटर लीक करने लग जाएगा. तो आपको इससे क्या समझ में आएगा, आपको इससे ये समझ में आएगा कि स्पॉन्ज की वाटर होल्ड करने की जो कैपेसिटी है अब वो ख़त्म हो चुकी है. इसका मतलब है अब स्पॉन्ज सैचुरेटेड है, जिसका मतलब है कि जितना पानी आप उसमें डालना चाहते थे आपने डाल दिया और उतना पानी उसने होल्ड कर लिया, तो इट इज़ नाउ सैचुरेटेड. Similarly, when the proportion of moisture in the air exceeds its vapor holding capacity, precipitation in the form of rain or snow occurs on the earth. अब होता क्या है, मैं स्पॉन्ज के एग्जाम्पल से ही आपको समझा देती हूँ कि सपोज ये स्पॉन्ज है, हमने इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स डाले और जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जब वो पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, स्पॉन्ज की जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, तो ये पानी लीक करने लग जाएगा. सिमिलरली हमारे एनवायरनमेंट में भी होता है. एयर की जो मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी है जब वो एक्सीड कर जाती है तो प्रेसिपिटेशन होता है. प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि किसी भी फॉर्म में जो वाटर वेपर है, जो मॉइस्चर है, वो हमारे एनवायरनमेंट में आ रहा है. जैसे हम समझ सकते हैं रेन के फॉर्म में, जब हमारे एयर में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो जाएगा एंड उसकी होल्डिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी तो बारिश होने लग जाती है, कई जगह स्नो गिरने लग जाता है, ये होता है प्रेसिपिटेशन. The moisture holding capacity of the air depends on its temperature. Higher the temperature, higher is holding capacity. We have learned earlier that as we go higher in the sky, the air becomes cooler. So as per this rule, as we go higher, the vapor holding capacity of the air will decrease. The following table will make it clear. तो हमने ये जाना कि मॉइस्चर होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है एयर की, वो उस जगह के टेम्परेचर पे कम्प्लीटली डिपेंड करता है. जिस जगह का टेम्परेचर हायर होता है उस जगह की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, और जिस जगह की हवा ठंडी होती है उस जगह की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है. तो इस रूल के हिसाब से जैसे जैसे हम ऐसी जगह पे जाते जाएंगे जो हायर एल्टीट्यूड पे है, हम माउंटेन वाली जगहों पे जाते जाएंगे, हम ठंडी जगहों पे जाते जाएंगे, वहाँ पे एयर ठंडा रहेगा एंड एयर की मॉइस्चर होल्डिंग, एयर की वेपर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती जाएगी. ये चीज़ हम आगे टेबल में समझेंगे. तो यहाँ पे आपको एक टेबल दिया हुआ है एंड आपको ये बताया गया है द वेपर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ 1 gram of or cubic meter of air in various temperatures is given here. Calculate the difference in the capacities by observing the table. तो हम नॉर्मली इसे समझने के बेसिस से देखते हैं कि जब -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो वेपर होल्डिंग कैपेसिटी 3.26 ग्राम है एंड यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है. जब टेम्परेचर 0 है तो वेपर होल्डिंग कैपेसिटी 4.85 है और यहाँ पे डिफरेंस है 1.59. एट 15 डिग्री द कैपेसिटी ऑफ 1 ग्राम एयर इज़ टू होल्ड 12.8 ग्राम ऑफ मॉइस्चर. इफ दिस अमाउंट ऑफ वेपर इज प्रेजेंट इन द एयर इज सेड टू बी सैचुरेटेड. दिस ह्यूमिडिटी इन एयर इज एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट वेज. अब ऊपर जो टेबल दिया हुआ है वहाँ पे आपको एक सिर्फ एक्सप्लेनेशन की तरह या हम कह सकते हैं एग्जाम्पल की तरह समझाया गया है. अब जैसे यहाँ पे कहा गया है कि 15 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर है और एयर की मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी है 1 ग्राम,
तो एयर 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में 12.8 ग्राम ऑफ मॉइस्चर होल्ड करेगा। और अगर एयर में इतना मॉइस्चर प्रेजेंट है तो हम कहेंगे कि एयर सैचुरेटेड है। अब एयर की जो ह्यूमिडिटी है, एयर का जो मॉइस्चर है, उसे हम अलग अलग वे में एक्सप्रेस करते हैं। फर्स्टली कमिंग टू एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन 1 ग्राम ऑफ एयर इज द absolute humidity of the air. For example, the absolute humidity of air near coastal areas is higher than air in the interior. अब किसी भी एयर में अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जब 1 ग्राम होता है ऑफ एयर, तो इसे हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया कि ऐसी जगहें जो कोस्टल एरियाज में सिचुएटेड है वहाँ पे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू ऐसी जगहें जो हमारे कंट्री के अंदर है। Absolute humidity is higher in the equatorial areas when it reduces as we move towards the pole. The distribution of land and water on earth and the seasons also affect absolute humidity. आपको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट कम्प्लीटली समझ आ गया होगा। इसका मतलब है कि कम्प्लीटली ह्यूमिड है जो एयर है, मतलब उसमें जितना वाटर वेपर होना चाहिए 1 ग्राम ऑफ एयर में, उतना वाटर वेपर उस एयर में है, तो ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है। अब जैसे जैसे हम इक्वेटोरियल एरियाज़ में जाते जाते हैं वैसे ही वहाँ पे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसी जगहें जो पोल्स के पास, नॉर्थ पोल साउथ पोल के पास सिचुएटेड है, ऐसी जगहों में एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द अर्थ एंड द सीजन्स ऑल्सो अफेक्ट एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और किस जगह में लैंड है, किस जगह में वाटर है, किस जगह में कैसा सीज़न हो रहा है, ये भी अफेक्ट करता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को। नाउ कमिंग टू रिलेटिव ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द अमाउंट नीडेड फॉर saturation at the same temperature and same volume. It is expressed in percentage. रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी में हम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर तो देखते हैं कि एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, पर इसे हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? इसे हम एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज ऑफ द अमाउंट नीडेड फॉर सैचुरेशन एट द सेम टेम्परेचर एंड सेम वॉल्यूम। अब मैं आपको ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है उससे समझाती हूँ। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपॉन वेपर होल्डिंग कैपेसिटी। एक्चुअली रिलेटिव ह्यूमिडिटी में ये देखा जाता है कि जो एयर है उसका किसी भी सेम टेम्परेचर और सेम वॉल्यूम में सैचुरेशन कितना है और उसे परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है, दैट इज़ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है उसमें एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का यूज़ होता है और किसी भी एयर की वेपर होल्डिंग कैपेसिटी का यूज़ होता है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपॉन वेपर होल्डिंग कैपेसिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मैंने आपको समझाया कि 1 ग्राम ऑफ एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, ये उस एयर की एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है। और जब इस एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को हम उस एयर की वेपर होल्डिंग कैपेसिटी से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज में। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर चेंजेस अकॉर्डिंग टू डिफरेंसेस इन टेम्परेचर। Similarly, relative humidity also changes. Generally, relative humidity is more in morning and nights. In the afternoon, as temperature increases, relative humidity decreases. Near coastal areas, the relative humidity is more and so the air is moist. In desert areas, relative humidity is less. अब जैसे जैसे किसी जगह का टेम्परेचर चेंज होते जाता है वैसे वैसे उस जगह में अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो है चेंज होते जाता है। ये हमने पहले भी पढ़ा कि जगह अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगी तो वहाँ पे वाटर वेपर ज़्यादा होगा, वहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चर होगा। जैसे जगह ठंडी होगी तो वहाँ पे वाटर वेपर बहुत कम होगा।
सिमिलरली क्या होता है कि जगह जगह की रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी चेंज होती है। मॉर्निंग में, नाइट में जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो अलग होती है। आफ्टरनून में जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ होने लग जाती है। ऐसी जगहें जो कोस्टल एरियाज़ में सिचुएटेड होती हैं वहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। इसीलिए हम जब कोस्टल एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। हम कहते हैं बहुत ह्यूमिड टेम्परेचर है कोस्टल एरियाज़ का। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पे एयर में ज़्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। और ऐसे एरियाज़ जो डेज़र्ट एरियाज़ हैं वहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है। हमने पहले भी पढ़ा है कि इस तरीके के डेज़र्ट एरियाज़ में जो एयर होता है वो बहुत ड्राई होता है, उसमें मॉइस्चर नहीं होता, इसलिए वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा गर्मी तो लगती है लेकिन उसके साथ साथ हमें ड्राइनेस फील होती है बॉडी में भी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ की जो एयर होती है उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर या बहुत कम मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। ओके, हम ये ट्राई दिस पे जाते हैं। द टीचर शुड मेक 2 groups of the students in the class. The first group should do following activity under the supervision of teacher. तो हम एक्टिविटी पे आते हैं। टेक वाटर इन अ प्रेशर कुकर. Take off the vessel of the pressure cooker. Now heat the cooker. Take a lid with a handle. After the water starts boiling, hold the lid at a distance from where the steam is coming out. आपको एक प्रेशर कुकर लेना है, उसे पानी से भरना है और उस प्रेशर कुकर की जो सीटी है उसे आपको हटा देना है। अब आपको उस प्रेशर कुकर को गरम करना है और उसके बाद आपको एक ऐसे ढकने वाला बर्तन लेना है और उसे उस प्रेशर कुकर के थोड़े दूर में रखना है जहाँ से स्टीम आ रही है वहाँ पे। Observe what happens. You must have observed that water changed into water vapor after it was heated. आपको ऑब्ज़र्व करना है कि इस एक्टिविटी में एक्चुअली हुआ क्या। तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि हमने कुकर की जो सीटी होती है वो जगह हटा दी थी तो वहाँ से स्टीम निकलने लग गया था। तो इस स्टीम से हमें क्या समझ में आया? इससे हमें ये समझ में आया कि हमने जो पानी उस प्रेशर कुकर में डाला था वो एक्चुअली हीट के कारण वाटर वेपर में चेंज हो गया और वो ऊपर आने लगा। द वेपर टर्न्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स व्हेन it touches the cooler lid. We can see the water droplets deposited on the lid. अब आपने क्या ऑब्ज़र्व किया? मैंने आपको एक्टिविटी में समझाया कि आपको प्रेशर कुकर से थोड़े पास में, आपको कम्प्लीटली टच नहीं कराना, थोड़े पास में आपको एक लिड रखना है, मतलब एक ढकने वाला बर्तन रखना है। तो आप क्या ऑब्ज़र्व करेंगे कि आपने जो लिड रखा है वो तो ठंडा है, अब जो स्टीम आ रही है वो गर्म है, लेकिन वो स्टीम जब लिड से जाकर मिल रही है, लिड पे जाकर रुक रही है तो वो ठंडी हो जा रही है और वहाँ पे अगेन आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखने लग जाएंगे। ऐसे ही हम नॉर्मली जब पानी गर्म करते हैं उसे किसी भी बर्तन से ढक देते हैं और जब हम थोड़ी देर बाद वो बर्तन हटाते हैं तो हम अगेन देखते हैं वो जो बर्तन हमने हटाया है उसके ऊपर हमें वाटर ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं। द अदर ग्रुप शुड कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी. अब नेक्स्ट एक्टिविटी आपको क्या दी हुई है देखते हैं। टेक अ ग्लास विथ फ्लैट बॉटम, पुट सम आइस क्यूब्स इन इट, कीप दिस ग्लास इन अ रूम फॉर 2 to 3 minutes. व्हाट डू यू सी? आपको एक ग्लास लेना है नॉर्मल सा, उसमें आपको आइस क्यूब्स डालने हैं। अब इस ग्लास को आपको अपने कमरे में 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देना है। अब आप इसमें क्या देखते हैं? In some time you will see droplets of water on the outer surface of the glass. When the water vapor in the air comes in contact with the cold surface, condensation takes place. These droplets form on the outer surface of the glass. तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे कि आपने जब ग्लास में वो आइस डाला तो थोड़े देर बाद आपको उस ग्लास का जो आउटर सरफेस है, बाहरी पोर्शन है, वहाँ पे आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। आपको ये दिखेगा कि ग्लास का जो बाहर का पोर्शन है वहाँ पे वाटर वेपर है, वाटर वेपर चेंज होके वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाटर वेपर जो हमारे एयर में रहता है, जब उसे कोई भी ठंडा सरफेस मिलता है, जब उसे कोई भी ठंडी जगह मिलती है तो वो उसके कांटेक्ट में आकर अपना फॉर्म चेंज कर लेता है और
वाटर वेपर से वो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में चेंज हो जाता है, मतलब गैशियस स्टेट से वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है, और इसे ही कंडेंसेशन कहते हैं। आई नो ये चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूजिंग आपके लिए हो सकती है, इसलिए मैं आपको एक बार और अगेन एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, ये आपका ग्लास है, सपोज़ आप मान लो ये ग्लास है। आपने इस ग्लास में इस तरीके से आइस क्यूब्स डाले। आइस क्यूब्स डालने के बाद आप 2 से 3 मिनट इसे छोड़ दोगे तो आप ऑब्ज़र्व करोगे कि इस ग्लास के साइड साइड में आपको ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे, पानी की बूंदें दिखती हैं। ऐसा क्यों होता है, मैंने आपको समझाया, कंडेंसेशन के कारण होता है। अब आपने समझ तो लिया कंडेंसेशन, लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि क्यों। अगेन क्वेश्चन इज़ वाई। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जैसे सपोज़ ये हमारा एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे वाटर वेपर है, यहाँ पे हर जगह मॉइस्चर है, हर जगह वाटर वेपर है। अब जब ऐसे एयर को ऐसा कोई सरफेस मिलता है जो बहुत ठंडा है, और वो इतना ठंडा है कि वो वाटर के ड्यू पॉइंट को छू लेता है, मतलब कोई जगह इतनी ठंडी है कि वो वाटर वेपर को उसके गैशियस फॉर्म से चेंज करके उसके लिक्विड फॉर्म में ले आती है। उसे हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में यही होता है कि एयर में जो वाटर वेपर है उससे ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता है, या उसे ऐसा कोल्ड सरफेस मिलता है जो इतना ठंडा होता है कि वो उसे अपने गैशियस फॉर्म से चेंज करके उसे लिक्विड फॉर्म में ले आता है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा कि कंडेंसेशन क्या होता है। In the first activity, the steam from the cooked cooled and into water droplets. In the second activity, the vapor in the air condensed with water droplets. तो पहली एक्टिविटी में आपने क्या देखा था, हमने दोनों एक्टिविटी में कंडेंसेशन ही समझा। पहली एक्टिविटी में क्या हुआ था, पहली एक्टिविटी में स्टीम जो था उसे जब हमने लिड के पास लाया तो वो ठंडा हो गया एंड वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में चेंज हो गया। सेकेंड एक्टिविटी में क्या हुआ, हमने आइस लिया एंड आइस से जब वाटर वेपर जब एयर कांटेक्ट में आया तो उसे इतना ठंडा सरफेस मिला कि वो अपने गैशियस फॉर्म से लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया। तो यहाँ पे मैं आपका लेक्चर नंबर 1 ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से एक लेक्चर के लिए इतना सफिशेंट है। इसके आगे जो हम पढ़ेंगे, कंडेंसेशन क्या होता है, डेंसिफिकेशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 पे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें श्योर कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।